डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हमारे सब्जेक्ट वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, इसमें सेक्शन सी देख रहे हैं। इसमें हम 23 क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं। सेक्शन सी के जवाबात के साथ समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारे 24वें क्वेश्चन से। 24वां क्वेश्चन है हमारा, अंकुश ए सतत चालती प्रक्रिया छे, आ विधान समझाओ। कि भाई काबू हमेशा मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है, कैसे, हमें ये समझाना है। मैं आपको जब हम रिवीज़न कर रहे थे एग्ज़ाम में तब भी समझा चुकी थी कि 2 मार्क्स में हमारे आईएमपी क्वेश्चंस है ये कुछ, बराबर। उसी में से ये एक है कि हम जवाब देख लेते हैं यार। हम ये सोचेंगे कि इकाइयों की सरगर्मियों पर हमने एक बार काबू कर लिया तो अब सब प्लानिंग के मुताबिक होगा, सब मंसूबे के मुताबिक होगा, तो ये हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि हमारी इकाई में जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, जो मुलाजिम हैं, जो सामान है, इन पर हमेशा हमको देखरेख रखनी होती है। इनमें जो कमियां हैं उनको दूर करना होता है और जो बदलाव है वो हमें अप्लाई करने होते हैं। हमें हमारे माल की क्वालिटी, हमारे बिज़नेस की क्वालिटी, हमारा खर्च, इन सब पर काबू करने के लिए बहुत सारी सरगर्मियाँ करनी होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काबू एक मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुकी थी कि हम चैप्टर वाइज हमारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अब हमारे 7 चैप्टर मुकम्मल हुए तो हम कौन से चैप्टर पे आए? 8वें चैप्टर पे। 8वें चैप्टर में हमारा पहला क्वेश्चन और हमारे असाइनमेंट में हमारा 25वां क्वेश्चन सेक्शन सी। दूसरी मर्तबा दोहरा रही हूँ कि हम सेक्शन सी देख रहे हैं। अच्छा, तो कौन सा क्वेश्चन आया अब हम 8वें चैप्टर का कि उत्पादन चक्र एटले शू, बराबर। 25वां क्वेश्चन है हमारा 8वें चैप्टर में है कि हमने कच्चे माल की खरीदी से लेकर उसको तैयार माल में तब्दील किया। इन 2 सरगर्मियों के बीच का जो वक्फा है उसको हम कहेंगे पैदावारी सर्कल। फिर से समझेंगे कि कच्चे माल की खरीदी से लेकर हमने उसको तैयार माल में तब्दील किया। इन 2 प्रोसेस के बीच का, सरगर्मियों के बीच का जो वक्फा है उसका हम उत्पादन चक्र या पैदावारी सर्कल कहेंगे। अब हम उत्पादन चक्र को यानी पैदावारी सर्कल को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे कि पैदावारी सर्कल का वक्फा जितना ज़्यादा उतना हमारे कच्चे माल में हमारी पूंजी रुकेगी, क्योंकि जब तक हमारा माल बिकेगा नहीं तब तक हमारे पास हमारी पूंजी आएगी नहीं, बराबर। इसका मतलब हमारी पूंजी क्या है? रुकी हुई है। और हमें फिर ज़्यादा हमारी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी हमारे काम को आगे बढ़ाने में। मिसाल के तौर पे हम कॉटन का कपड़ा बनाते हैं या जहाज़ बनाते हैं या एरोप्लेन बनाते हैं, तो इन सब को तैयार करने में बहुत ज़्यादा वक्फा जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाता है और हमारी पूंजी भी इसमें अटक कर पड़ी रहती है। जबकि बेकरी और डेयरी की सनदों में आप देखो तो तुरंत आपने सामान लाया, आपने उसको बना दिया, तैयार माल में उसको तब्दील कर दिया, वो बिक जाता है और आपकी पूंजी आपके पास वापस आ जाती है। इसको हम कहेंगे उत्पादन चक्र। हमारे वापस 8वें चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन और हमारे असाइनमेंट में हमारा 26वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मैं टेस्ट भी ले चुकी थी आपकी यहाँ पर और 2 मार्क्स में ये 2018 में बोर्ड में भी आया था। क्वेश्चन देख लेंगे। कार्यशील मूड़ी एटले धंधामां चक्राकारे फरती मूड़ी, आ विधान समझाओ। कि भाई जो रोज़मर्रा की पूंजी है वो कारोबार में सर्कल की तरह फिरने वाली पूंजी है। कैसे? हमें इसको समझाना है कि जिस पूंजी की ज़रूरत हमें हमारे कारोबार में रोज़ बरोज़ के खर्चे चुकते करने के लिए पड़ती है उसको हम कार्यशील या रोज़मर्रा की पूंजी कहेंगे। अब हमारी पूंजी कितने किस्म की थी? 2 किस्म की। एक थी कायमी मूड़ी, दूसरी थी कार्यशील मूड़ी। और कार्यशील मूड़ी किसको कहते हैं मैंने आपको ये समझाया है ऑनलाइन में भी और क्लास में आए थे तब रिवीज़न में भी कि भाई चालू मिल्कत,
जितनी भी हमारी चालू मिल्कत है वो सब हमारी रोज़मर्रा की पूंजी है। चालू मिल्कतों में किस किस का शुमार होगा? कच्चा माल जो हमारे पास पड़ा है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल बिकेगा और हमारे पास पैसे आएंगे। देवादार जिससे हमको पैसे लेने हैं, वो आज नहीं तो कल हमारे पैसे देगा। लेनी हुंडी जिनको हमने माल बेच दिया है और जिनसे हमको पैसे लेने हैं। रोकड़ सिलक जिनसे हमको कैश में लेना है। वेचाण पत्र जामीनगिरियों जो माल अभी हमारा बिकने लायक है, रेडी हो गया है। माल स्टॉक हमारे पास जो माल रेडी होके पड़ा हुआ है, इन सब को हम कार्यशील पूंजी या रोज़मर्रा की पूंजी के तौर पे देखेंगे। अब ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, जैसे कि भाई माल स्टॉक्स, कच्चा माल, रोकड़ सिलक, ये सब क्या है, हर रोज़ हमारे कारोबार में फिरती रहती है, घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है, कैसे फिरती रहती है? कभी आपने कच्चा माल लाया, आपका माल स्टॉक हो गया, आपने बेच दिया, आपको सामने वाले से लेने हैं, बराबर। यानी ये पूंजी ऐसे ही आपके ही कारोबार में सर्कल की तरह घूम रही है। इसीलिए कार्यशील मूड़ी यानी कि रोज़मर्रा की जो पूंजी है उसको सर्कल की तरह घूमने वाली पूंजी भी कहा गया है। अच्छा, अब हमारा 28वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है हमारे असाइनमेंट में। नाणा बजारना साधनो कया कया छे? बराबर। नाणा बजारना साधनो ये हमारा 9वां सबक है। 9वें सबक में पहला और हमारे असाइनमेंट में हमारा 27वां क्वेश्चन के नाणा बजारना साधनो कया कया छे। अब नाणा बजारना साधनों यानी सामान 5 है। कौन कौन से? जो मैं आपको सब IMP टुकनोंद IMP शॉर्ट नोट्स मैंने करवाई है, वो सब हमारे नाणा बाजार के सामान ही। कौन कौन से? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, थापणनु प्रमाण पत्र, कमर्शियल बिल और कॉलियर नोटिस मनी। कितने सामान है? 5 है। कौन कौन से हैं? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल और नोटिस मनी या फिर थापणनु प्रमाण पत्र। इसके बाद हमारा 28वां क्वेश्चन है डीमटेरियलाइजेशन एटले शू? ये मैंने आपको कहा था, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन, आपको इन दोनों में ध्यान रखना है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे और कुछ उल्टा लिखकर नहीं आओगे, क्योंकि डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन दोनों में फ़र्क है। अभी हम देखेंगे डीमटेरियलाइजेशन यानी क्या। डीमटेरियलाइजेशन यानी हमारे जो हार्ड कॉपी है हमारे जामीनगिरियों की, उसको हम कंप्यूटर के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा में तब्दील कर लें। डीमटेरियलाइजेशन यानी क्या कि भाई हमारी जो हार्ड कॉपी है हमारे जामीनगिरियों की, उसको हम कंप्यूटर के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा में तब्दील कर लें। अब ध्यान रखना है कि डीमटेरियलाइजेशन को शॉर्ट में डीमेट भी कहते हैं, DEMAT, डीमेट भी कहते हैं। किसको? डीमटेरियलाइजेशन को। अच्छा, अब ये कब आया? ये डिपॉजिटरी धारे डिपॉजिटरी एक्ट के तहत 1996 में आया, बराबर। अब अगर आपको डीमटेरियलाइज करना है अपनी जामीनगिरियों को, तो आप कैसे करोगे? आपको सबसे पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा, बराबर, और उसके पास जाकर अपना डीमेट खाता खोलना पड़ेगा। आप ये काम किसके पास करवाओगे? जो डीमटेरियलाइजेशन के प्रतिनिधि है यानी रिप्रेजेंटेटर्स है या फिर एजेंट है, आप उसके पास जाकर डीमेट खाता अपना खुलवाओगे। फिर जो डिपॉजिटरी है वो अपने एजेंट के ज़रिए आपको डीमेट की खिदमत देगा। आपको क्या करना होता है डीमेट खाता खुलवाने के लिए? ये जो एजेंट है इसके पास जाकर एक फॉर्म भरना होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। वो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करने के बाद आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने का मौका देते हैं और आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन गए। उसके बाद फिर आप आपके जो शेयर्स हैं उनकी जामीनगिरियों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में तब्दील कर सकते हो। तो आज हमने हमारे 24 से लेकर 28 यानी टोटल 5 क्वेश्चन देखे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसमें अच्छे से समझ पड़ी होगी। बट अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है फिर भी अगर किसी चीज़ में आप लोगों को समझ ना पड़ती हो, तो जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।